हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1, जो कि होने वाला है हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछे जा सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन दे रखा है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जो केमिकल रिएक्शन है वो होता है एक तरह से, जैसे हमारे पास कोई दो कंपाउंड है। जैसे दो कंपाउंड में यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे जैसे C+O2 है मेरे पास यहाँ पे। तो C+O2, तो ये कार्बन है मेरे पास और ऑक्सीजन के दो एटम है। तो जैसे मेरे पास दो एटम है ये, तो इन दोनों को मैं अगर जोड़ दूंगा, यहाँ पे मैं अगर इसको जोड़ूंगा तो मेरे पास बन जाएगा CO2। तो ये CO2 जो मेरे पास यहाँ पे बन चुका है, ये हमारे पास हो जाता है प्रोडक्ट, है ना। और जो हमारे पास ये एक प्रोडक्ट बन के आया और जो पूरा हमारे पास स्टेटमेंट थी, ये हो जाएगी हमारे पास में केमिकल रिएक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो हम पढ़ते हैं हमारे आगे, जो हमारे दे रखा है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने लिखा गया है कॉन्सिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। तो जैसे हमारे पास में हमारी पूरी लाइफ में जो हमारा पूरा दिन चलता है, उसमें भी कई सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। जैसे कुछ हमारे पास यहाँ पे दी गई है। जैसे फर्स्ट है, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। तो अगर हम दूध को गर्मी में अगर अपने रूम टेम्परेचर में रख देते हैं, तो उसका हमें दही मिल जाता है, मतलब उसकी दही बन जाती है। तो ये हमारे पास में एक केमिकल चेंज ही होता है। और जैसे ही हमारे पास है एन आयरन, आयरन की कोई पेन होता है या कोई नेल होती है, अगर उसको हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं और वो जब ऑक्सीजन के साथ, जब वो O2 के साथ और H2O के साथ, मतलब ऑक्सीजन और वाटर के साथ अगर वो रिएक्ट करती है, तो वो हमारे पास उसमें रस्ट लगने लग जाती है। तो रस्ट का मतलब होता है, उसको हम हिंदी में कहते हैं हमारी लैंग्वेज में जंग। तो जो जंग लगती है वो उसको ही हम रस्ट कहते हैं। तो यही हमारी, जब हम किसी भी आयरन के इम्प्लीमेंट को अगर किसी खुले जगह में छोड़ देते हैं और उसके अगर रिएक्शन होती है ऑक्सीजन और वाटर के साथ, तो हमारा वो डस्टेड होने लग जाता है। तो आगे जैसे हमारे पास यहाँ पे जैसे दे रखा है फूड इज़ कुकड। जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना पकने का भी हमारे पास होता है, जो कि एक केमिकल चेंज ही होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस टाइप के जो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दिए गए थे, ये हमारे जस्ट लाइक केमिकल चेंज ही कहलाते हैं। तो हमारे पास आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा केमिकल और प्रीवियस चेंज के बारे में। तो अब हमारे पास यहाँ पे नीचे चलने के बाद आती है एक्टिविटी 1.1। यहाँ पे हमारे पास ये कुछ एक्सपेरिमेंट एक तरह से किया जा रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पे समझते हैं। तो जैसा हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन। एक मैग्नीशियम रिबन को हमें रब करना है, उसको साफ़ करना है। अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर लंबे, किसे बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। तो हमें एक सैंड पेपर लेना है और उससे जो मैग्नीशियम रिबन है उसको घसना है, उसको साफ़ करना है। आगे दिया गया है होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टंग। तो उसे हमें यहाँ पे किसी चीज़ से पकड़ना है, जैसे कुछ भी हमारे पास पकड़ने का हो सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम उसको यहाँ पे इस फिगर में जला रहे हैं, जैसा कि आपको 1.1 में देखने को मिल रहा है। तो आगे कहा गया है बर्निंग एंड कलेक्ट द एस। तो हमारे पास जो ये जलने के बाद जो हमारे पास ये यहाँ पे एक राख टाइप में दिख रही होगी आपको, ये जो हमारे पास आती है इसको हमें कलेक्ट करना होगा। फिर कलेक्ट करने के बाद इसमें हमारे पास लिखा गया है कि शो इन फिग 1.1, जो कि हमें 1.1 जो ये फिगर है इसमें दिखाया गया है। आगे कहा गया है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे इस एक्टिविटी से, तो वो हमें इसमें बताना है। तो फ्रेंड्स, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे इस जो हमारे पास ये एक्टिविटी दी गई है 1.1। तो इसमें हम जैसे हमारे पास ये नीचे लिखा हुआ है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ए वाइट फ्लेम। तो ये जो हमारे पास मैग्नीशियम रिबन था, और इसको हम जलाएंगे तो ये एक वाइट फ्लेम के साथ जलेगा। तो ये जो वाइट पाउडर ये प्रोड्यूस करेगा, मतलब इससे जलने पर जो राख होगी एक तरह से, जिसको हम बोल सकते हैं, वो वाइट तरह से निकलेगी। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। आगे हमें कहा गया है इट इज़ फॉर्मेड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। जो ये हमारे पास रिएक्शन हुआ था, ये किस किस के बीच हुआ था, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के बीच। किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो भी बर्निंग होती है, तो जो हमारे पास में फायर होता है, मतलब जो हमारे आग लगाते हैं, तो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं जल सकती। हमारे पास अगर ऑक्सीजन होगी तभी हम आँच लगा सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं जला सकते किसी भी चीज़ को। तो ये हमारे पास इसमें एक्टिविटी 1 में कहा गया था। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी 1.2 और एक्टिविटी 1.3 भी दी गई है।
तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर 1.2 एक्टिविटी दी गई है, तो इसमें कहा गया है हमारे पास टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन, हमें लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में। तो हमें किस टेस्ट ट्यूब आपको पता होगा, जैसे कि ये एक टेस्ट ट्यूब आप मान सकते हैं। तो टेस्ट ट्यूब वही होता है जिसमें हम अपन कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं, किसी भी कोई भी सॉल्यूशन होता है हम उसको डाल के उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो हमें उस वो लेनी है टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डालना है, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो उसके अंदर हम डाल लेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालेंगे। तो आगे कहा गया है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, हमें क्या मिलेगा। तो जब हम एक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर अगर पोटेशियम डालेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं, बस थोड़ा कलर में डिफरेंस आ जाएगा। ये आपको एक्टिविटी दी गई है और एक्टिविटी आपके वो कुछ काम के लिए होती है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इससे आपको रिएक्शन के बारे में पता चलता है। और मैं आपको वीडियो के आगे रिएक्टिव सीरीज़ की भी आपको टेबल दे दूंगा। और जो हमारे पास इसके जो होते हैं, इनके सिंबल्स क्या होते हैं रिएक्टिव के, जैसे कार्बन का एटम क्या क्या होता है और उसकी क्या वो होती है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है काफ़ी। और अगला जो हमारे पास में 1.3 जो यूनिट दी गई है उसमें हमें कहा गया है, तो फ्रेंड्स जो हमारे पास में 1.3 एक्टिविटी है, तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें लेना है यहाँ पे एक बीकर लेना है, उसके अंदर हमें जिंक के कुछ टुकड़े डालने हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं इधर। और हमें क्या करना है, उसको एक डाइल्यूट सल्फ़र एसिड में डालना होगा, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो अब हम आप क्या एब्जॉर्ब करेंगे, आगे इसमें हमें दिया गया है कि आप ये सब देख सकते हैं 1.2 फिगर में, जो कि हमारे पास यहाँ पे फिगर दी गई है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं, आगे कहा गया है व्हाट डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड दिस जिंक। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर अगर हम इस बीकर को अगर छू के देखेंगे तो इसमें हमारे पास टेम्परेचर चेंज होगा। और जो जिंक के हमने इसमें टुकड़े डाले थे, तो डाइल्यूट एसिड में जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये कुछ बबल्स टाइप में निकल रहे हैं, तो उसमें से कुछ बबल्स निकलेंगे। तो ये हो गई हमारे पास फिगर 1.2 की डिटेल। तो अब हमारे पास में 1.1, 1.2, 1.3 एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास दिया गया है फॉर्म दी अबाउट 3 एक्टिविटीज़, जैसे हमारे पास थी एक्टिविटीज़ दी थी, तो वी से दैट एनी द फॉलोइंग ऑब्जर्व हेल्प अस। यहाँ पे हमें दिया गया है यहाँ पे वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकिंग प्लेस। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया गया है चेंज इन स्टेट, हम उसकी जो अवस्था होती है वो चेंज हो जाती है। चेंज इन कलर, कलर होता है, कलर में डिफरेंस आ जाता है हमारे पास में। इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो गैस हमारे पास में अलग अलग, जैसे हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस को रिलीज़ करती हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर, अगर हम किसी भी चीज़ को मिलाते हैं तो टेम्परेचर में भी अभी चेंज देखने को मिलता है। तो टेम्परेचर में अभी चेंज देखने को कैसे मिलेगा, जैसे हमारे पास कई एग्जांपल होते हैं, अगर हम कई सॉल्यूशन होते हैं उनको मिलाएंगे तो हमारे पास टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास जो ये रिएक्शन थी 1.2 फिगर की, तो इसमें हुआ था। तो हम चलते हैं आगे, हमारे पास क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास में 1.1 केमिकल इक्वेशन दी गई है। हमने केमिकल रिएक्शन तो पढ़ लिया और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में केमिकल रिएक्शन के बारे में बता दिया है। अब केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन हमारे पास यहाँ चलती है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास एक्टिविटी 1.1 दी गई थी, उसमें हमने मैग्नीशियम रिबन था जो उसको बर्न किया था, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो हमारे पास में ये वाली एक्टिविटी थी, इसमें हमने इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। तो ये हमारे पास हमने इसको लिखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को बंद करेंगे। ये किसके बिटवीन में हुआ था, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के बिटवीन में, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। तो अगर हम इस पूरी स्टेटमेंट को ना लिख के, अगर यहाँ पे जैसे दिया गया है द वर्ड इक्वेशन, और अगर इनको वर्ड इक्वेशन में लिखे, वर्ड इक्वेशन का मतलब होता है कि वर्ड्स में, जैसे हमने यहाँ लिखा मैग्नीशियम को और हमने ऑक्सीजन को रिएक्ट किया था, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे लिखा। तो इसकी जो रिएक्शन हुई, इस एरो से हमें पता चलता है कि हमारे पास रिएक्शन कैसी हुई है। तो ये रिएक्शन हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये हमारे पास ये फॉर्म हुआ था, ये सब्सटेंस था हमारे पास में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो हमारे पास में ये एरो होती है, जो एरो के इस साइड का एक पार्ट होता है और एक इस साइड का हमारे पास पार्ट होता है। तो ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन था, जो ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड की जो पार्ट था उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट वो होते हैं जिन भी एटम को, जिस भी दो या दो से ज़्यादा कोई एटम होता है, उनको अपन अब रिएक्ट कराते हैं, अगर किसी भी सब्सटेंस को किसी भी सब्सटेंस से अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो वो होता है हमारे पास रिएक्टेंट। और फिर उससे जो फॉर्म होकर जो बनता है, जो हमने जैसे इस मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन करा है, फिर हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो जो ये बना हुआ है, जो हमारे पास में ये जो लाइन दी गई, इसके बाद में जो हमारे पास ये आया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ही हमारे पास कहलाएगा। तो ये आपको समझ आ चुका होगा कि एरो से लेफ्ट हैंड साइड का होता है रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड का होता है प्रोडक्ट। तो ये होता है हमारे पास केमिकल इक्वेशन में। तो केमिकल रिएक्शन तो होती है, जैसे आप केमिकल रिएक्शन देखते हैं उसको हम पूरा समझाते हैं, और इक्वेशन में हम उसको वर्ड इक्वेशन में लिख देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको लिखा हुआ।
देखा है। तो ये आपकी बुक में भी दिया गया है, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे केमिकल इक्वेशन भी देख ली है। तो यहाँ पे हमने किस किस को समझ लिया है, हमने यहाँ पे एक तो रिएक्टेंट को समझ लिया और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को यहाँ पे हमने समझ लिया है। तो हमने देख लिया कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होते हैं। रिएक्टेंट ये होते हैं, प्रोडक्ट ये होते हैं। तो इसका मैं समझने के बाद जो यहाँ पे आगे दिया गया है वो है, जो ये हमारे पास ये लाइन थी, जो मैंने आपको बताया था कि इस लाइन से हमें पता चलता है कि रिएक्शन है जो किस साइड में हो रही है। तो ये हमें बताता है टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड शो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। जो रिएक्शन की डायरेक्शन होती है, किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, किन किन को हमने ज्वाइन किया है और किस साइड में हमारे पास उसकी रिएक्शन लिखी गई है। ये एरो इस साइड है, अगर ये एरो इस साइड होती तो हमारे पास जो ये है, इससे हमारे पास यहाँ पे कोई होता, हम किसी आइटम को रिएक्ट कराते तो हमारे पास इधर आके प्रोडक्ट वो बन जाता। तो ये जो एरो हमारे पास में ये यही बताती है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो किस साइड हो रही है। हमारे पास में इन दोनों को जोड़ने पर ये अगर हमारे पास फॉर्म हो रहा है तो हमारे पास जो एरो का साइन होगा वो इस साइड लगेगा। तो ये सब आपको समझ में आ चुका होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो आगे हमें क्या दिया गया है कि राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। तो हमें केमिकल इक्वेशन का अब यहाँ पे देखना है, तो इसको भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास ये राइटिंग केमिकल इक्वेशन का है। जैसे कि हमने आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने केमिकल इक्वेशन थी जो हमारे पास में, उसमें हमने ये लिखा था कि कैसे कैसे हमारे पास ये रिएक्शन होती हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन की, जो मैंने आपको अब पूरी समझा दी है। तो इसको भी अगर हम ना लिख के और अगर यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि केमिकल फार्मूलाज में लिखें, तो ये हमारे पास दिया गया है, इट देयर एनी अदर शॉर्ट वे टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए और भी जो हमारे पास शॉर्ट होते हैं, जो हम शॉर्ट रास्ते अपना सकते हैं, वो है हमारे पास में केमिकल फार्मूलाज लिखकर। जैसे कि हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो हम ये पूरा ना लिख के अगर इसका फॉर्मूला भी यहाँ लिख देते हैं वो भी हमारे पास सही रहेगा। तो ये पूरा हट चुका है, तो मैं इसको एक बार, तो फ्रेंड्स वापस हम आ चुके हैं स्क्रीन पर। तो आप यहाँ जैसे देख सकते हैं कि इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम मैग्नीशियम का ऐसे पूरा मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन ना लिख के अगर उसका अगर हम ये रिप्रेजेंटिंग के जो सिंबल होते हैं Mg प्लस O2 जैसा हमने यहाँ पे लिखा, तो मैग्नीशियम का होता है Mg और ऑक्सीजन का होता है O2। ऑक्सीजन का जैसे हमारे पास यहाँ दो एटम है, तो मैग्नीशियम Mg प्लस O2 हमारे पास बन गया MgO। तो ये MgO बना है, ये हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास में रिएक्टेंट। तो इस प्रकार भी हम जो केमिकल रिएक्शन है उसको शो कर सकते हैं, जो इनके फॉर्मूलाज होते हैं जो भी एटम का, उनको लिखकर। तो हम आगे बढ़ते हैं, जो आगे में दिया गया है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आगे हमारे पास जो पैराग्राफ है उसमें कहा गया है, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS। तो LHS और RHS अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। जो LHS होता है वो तो होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब L का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो वैसे ही RHS उसका मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें हमें कहा गया है कि जो ये एरो है इसके लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाली साइड और राइट हैंड साइड मतलब ये वाली साइड। तो ये मतलब होता है LHS और RHS का। तो इसमें हमें कहा गया है कि हमें देखना है किसका कंपेयर करना है, नंबर ऑफ एटम LHS एंड RHS, मतलब जो इस साइड के एटम्स है और इस साइड के एटम है, उन दोनों साइड के एटम्स को हमें कंपेयर करना है। आगे दिया गया है, इज़ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑफ बोथ दी साइड। जो दोनों साइड हमारे पास में, जैसे ये एरो इसकी इस साइड की और इस साइड की हमारे पास सेम ही होनी चाहिए। आगे कहा गया है, इन नोट if not them the equation is unbalanced because आगे हमें कहा गया द मास इज नॉट द सेम। अगर मास हमारे पास सेम नहीं रहेगा, जैसे ये हमारे पास एरो है वो इस साइड में हमारे पास में, मतलब हमारे पास एटम ज़्यादा हैं और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट कम बन रहा है। हमारे पास जो यहाँ पे रिएक्टेंट थे वो कम है और प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा बन रहा है। तो ऐसे ही रिएक्शन जो अनबैलेंस हो जाती है। तो हमें इन आगे आप इस चैप्टर में पढ़ोगे जो अनबैलेंस रिएक्शन होती है उनको हम बैलेंस कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको इसमें सिखा दूंगा। तो ये अनबैलेंस रिएक्शन है, जैसे हमारे पास इसका मास सही से नहीं होगा, इज़ नॉट सेम ऑफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन के अगर दोनों साइड अगर सेम नहीं रहेगा तो सच ए केमिकल इक्वेशन फॉर्म ए रिएक्शन इक्वेशन। जैसे हमारे पास 1.2 जो फिगर था, तो 1.2 एक्टिविटी थी जैसे हमारे पास में, आप ये देख सकते हैं। तो इस 1.2 में था जो ये एक अनबैलेंस रिएक्शन थी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आगे जैसे हमारे पास में कहा गया है कि इनको हम बैलेंस हमें करना होता है। जैसे हमारे पास में केमिकल इक्वेशन फॉर्म बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, जो ये मैग्नीशियम का जलना था, जो ये भी रिएक्शन हमारे पास में बैलेंस रिएक्शन नहीं है। तो इस रिएक्शन को भी हम बैलेंस करके आपको दिखा देंगे। तो आगे का हमें यहाँ पे दिखता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसका रिएक्टेंट अलग और प्रोडक्ट अलग होता है, और जो बैलेंस होती है उसमें रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी दोनों सेम क्वांटिटी होती है उसमें।
रिएक्टेंट की साइड जितने ऑक्सीजन है उतने ऑक्सीजन या हाइड्रोजन जो भी हमारे पास में वही प्रोडक्ट साइड भी होने चाहिए। तो वो होते हैं हमारे पास में बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे हमारे पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो दी गई है। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9th। हम जो क्लास 9th में जो हमने किसका लॉ पढ़ा था, कंजर्वेशन का जो लॉ पढ़ा था, उसको हम यहाँ पे रिकॉल करने वाले हैं। इसमें ये पैराग्राफ में थोड़ा बहुत बताएगा और आपने भी 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नोर बी डिस्ट्रॉयड। जो मास होता है मतलब जो हमारे पास क्वांटिटी होती है किसी चीज़ की, वो कभी भी क्रिएट अलग नहीं हो सकती और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते। इन्हीं केमिकल रिएक्शन के अंदर ना ही तो हम उसको चेंज कर सकते और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आगे जो हमारे पास कहा गया है इसमें वो है यहाँ पे दैट इज़ द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो टोटल मास होता है किसका, किसी भी एलिमेंट का, ऊपर किस में प्रेजेंस होता है, प्रोडक्ट ऑफ केमिकल इक्वेशन। जो प्रोडक्ट होता है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट है हमारे पास में और ये थे रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट होता है उसमें भी जैसे हमारे पास ये मैग्नीशियम था, तो मैग्नीशियम का हमने जहाँ एक ही एटम लिया था, तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड में भी अगर एक ही एटम होगा तो वो बैलेंस रिएक्शन हमारे पास कहलाएगी। तो आगे इसमें कहा गया है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं आगे लिखा गया है रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपको यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया गया है और यही जो हमारे पास में दिया गया है पैराग्राफ, ये पैराग्राफ हमें क्लास 9th में भी दिया गया है, जिसमें हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में बताया गया था, जिसमें हमें कहा गया था मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम ना उसको क्रिएट कर सकते और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आगे का जो हमारे पास लिखा गया है उसको हम पढ़ते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं आगे हमारे पास दिया गया है यहाँ पे द वर्ड इक्वेशन हमारे पास दी गई है फॉर एक्टिविटी 1.3 में जो हमारे पास में रिएक्शन हुई थी उसकी रिएक्शन जैसे हमारे पास यहाँ दी गई है। जो हमारे पास जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और हमें सल्फ्यूरिक एसिड को अगर मिला दिया है तो उसके जो रिएक्ट होकर जो बनी है, जो ये एरो है मैंने आपको बता दी कि ये रिएक्ट होता है उसको बताती है। तो इससे बनता है हमारे पास ये जिंक सल्फर प्लस हाइड्रोजन। तो अगर इसको हम जो मैंने आपको बताया था कि इसी के शॉर्ट करने के लिए अगर हम इसके फॉर्मूलाज जो हैं उसके हिसाब से इसको लिखें तो Zn प्लस H2SO4, तो H2SO4 हमारे पास हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड और Zn है वो है हमारे पास में जिंक। तो ये रिएक्ट होकर क्या बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2, तो ये हमारे पास में बन जाएगा। तो फ्रेंड्स नीचे जो यहाँ पे हमें कुछ एलिमेंट दिए गए हैं उसके नंबर ऑफ एटम का हम बताया गया है LHS में और RHS में। तो जैसे यहाँ पे इसको देख सकते हैं Zn प्लस H2SO4 यहाँ पे था हमारे पास में, उसमें Zn था। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो इसकी इस क्वांटिटी थी वो थी 1, तो यहाँ पे दे रखी है जैसे आपको Zn है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी ये Zn का आइटम 1 ही है, मतलब जो जिंक हमारे पास में एक ही है। और जो H था ये H है हमारे पास, इस साइड भी H के 2 ही आइटम थे, इस साइड भी H के 2 ही आइटम थे। तो H के भी हमारे पास दोनों साइड LHS में भी और RHS में भी 2-2 आइटम हो गए। और S के भी हमारे पास में सेम ही आइटम है और O के भी हमारे पास में सेम ही आइटम है। ऑक्सीजन के भी हमारे पास में 4 ही आइटम यहाँ पे दिए गए हैं, LHS में भी और RHS में भी। तो हमारे पास जब ऐसा कोई सिचुएशन आती है जिसमें दोनों साइड सब कुछ प्रोडक्ट वगैरह सब सेम है LHS में भी और RHS में भी, तो वो हमारे पास एक बैलेंस रिएक्शन कहलाती है। तो आगे जैसे मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया तो इसको भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज़ द सेम ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड अगर सेम हो ऑफ दी एरो के अगर लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही हो जाएगी हमारे पास। लेट्स अब ट्राई टू बैलेंस फॉलो केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन यहाँ पे हमें दी गई है, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है और इसको हम यहाँ पे बैलेंस करने वाले हैं। तो इसमें हमें दिया गया है Fe हमारे पास आयरन Fe होता है हमारे पास में आयरन, तो Fe प्लस में H2O को अगर हम रिएक्ट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा Fe3O4 और H2। तो इसको अगर हम बैलेंस, आप यहाँ देख सकते हैं कि बैलेंस नहीं है क्योंकि ये जो Fe है आयरन हमारे पास में, ये Fe इस साइड तो एक ही आइटम और इस साइड Fe के 3 आइटम यहाँ पे दे रखे हैं। और प्लस में जो H2 है, H2 तो हमारे पास ऐसे कैसे है और ऑक्सीजन का यहाँ पे एक ही आइटम है और बल्कि यहाँ पे ऑक्सीजन के हमारे पास में 4 एटम दिए गए हैं। तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे अब, तो ये एक अनबैलेंस रिएक्शन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम इसको बैलेंस करेंगे तो उसके आपकी बुक में यहाँ पे कुछ स्टेप्स भी दी गई हैं। तो जैसा कि हमारे पास स्टेप 1 है वो दी गई है टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, किसी केमिकल इक्वेशन है तो उसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो उसमें हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला। तो जो भी हमारे पास फार्मूला है उसके अराउंड में हमें एक बॉक्स बनाना है। जैसे ये Fe है, ये एक आयरन है तो आयरन के इधर आपने एक बॉक्स बना दिया है। तो आगे दिया गया है डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, जो कोई भी बॉक्स है हमारे पास में उसके अंदर हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसे बॉक्स के अंदर Fe आयरन है तो आयरन के अलावा हम यहाँ पे कोई और आइटम नहीं ला सकते।
वाइल बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन। अगर हम किसी भी इक्वेशन को अगर बैलेंस कर रहे हैं तो जो हमारे पास में दिया गया है उनकी क्वांटिटी को हम बदल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हम कोई दूसरा आइटम नहीं ला सकते, नहीं तो हमारी पूरी केमिकल इक्वेशन है जो चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास वो केमिकल इक्वेशन सही नहीं रहेगी। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे स्टेप 2 भी हमारे पास में यहाँ पे दी गई है। तो इसमें कहा गया है लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ड्यूरिंग एलिमेंट प्रेजेंट इन अनबैलेंस इक्वेशन। तो अनबैलेंस इक्वेशन जो भी हमारे पास में, उसमें जो भी एटम दिया गया, जो भी एलिमेंट है, उसकी जो क्या है, जिसका जो नंबर है, उसकी जो कितनी फ्रीक्वेंसी उसकी इतनी है LHS साइड में और RH साइड में, जो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट साइड में वो कितने हैं, उसका आइटम कितना है, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। तो अब हमने स्टेप 1 में इसको देख लिया कि हम स्टेप 1 में जो भी हमारे पास में जो भी रिएक्शन को अगर हम बैलेंस कर रहे हैं तो उसमें हम कोई दूसरा एटम यहाँ पे नहीं जोड़ सकते हैं। तो और अगर हम और आगे देखते हैं तो इनको हम बैलेंस भी करते चलते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे हमें कहा गया है कि इसमें इतने थे, तो जो RH साइड में है, इस RH साइड में मतलब जो राइट हैंड साइड है उसमें हमारे पास ऑक्सीजन है, उसके ऑक्सीजन के 4 एटम यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे भी आपको लिखा दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ 4 एटम। और जो लेफ्ट हैंड साइड थे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऑक्सीजन का एक ही एटम है, ये रहा हमारे पास में ऑक्सीजन का एक एटम, उस साइड है 4 एटम। तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, हमें कोई दूसरा प्रोडक्ट तो लाना नहीं है, इसकी जो नंबर, इसकी जो यूनिट है, मतलब जितने जितने आइटम हमने LHS और RH के साइड में ले रखे हैं उनको हमें सेम करना होगा। तो ये जो 4 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में और ऑक्सीजन जो एक एटम है LHS साइड में, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो जो नंबर 3 की स्टेप है उसमें हमें दिया गया है FeO4 Fe3O4। तो Fe3O4 हमारे पास ही राइट हैंड साइड का ये रहा प्रोडक्ट है। तो हमें क्या करना होगा, मैं आपको नीचे यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो हमारे पास में ये 4 है, जो हमारे पास इस ऑक्सीजन का जो 4 एटम लगाएंगे उसको हमें कैसे लिखना होगा, 4H2O। तो 4H2O हमारे पास होगा तो हमारे पास हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, उसके हमारे पास में 4 एटम हो जाएंगे, और ऑक्सीजन के भी हमारे पास में 4 एटम हो जाएंगे। और हमें कैसे नहीं लिखना, अगर हम ऐसे लिख देंगे H2 और O4, तो H2O4 हमारे पास में रॉन्ग हो जाएगी पूरी स्टेटमेंट। और जो हमारे पास में यहाँ पे ये अगला दिया गया है और H2O4 और ब्रैकेट के बाहर हमने लिख दिया 4, तो इस टाइप से भी अगर हम लिखेंगे तो वो भी हमारे पास में रॉन्ग हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें नहीं लिखना है, हमें लिखना है 4H2O। तो हमने यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4H2O, जो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 4H2O हो गया। तो हमारे पास में जो ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन तो पूरी बैलेंस हो चुकी है। जो लेफ्ट हैंड साइड थी, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऑक्सीजन के 4 एटम हो चुके हैं, और जो राइट हैंड साइड में है उसमें भी हमारे पास ऑक्सीजन के 4 हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हम आगे इसको और बैलेंस करते हैं। तो अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन में हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि जो 4 है, 4 ब्रैकेट के बाहर है, मतलब जो बॉक्स बनाया था हमने स्टेप फर्स्ट के अनुसार, वो उसके बाहर है हमारे पास में 4। तो 4 है जो अंदर का जो भी एलिमेंट यहाँ पे दिए गए हैं उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 अगर ऑक्सीजन का एक एटम था तो इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ऑक्सीजन के सिर्फ 4 एटम हो गए थे हमारे पास, जो कि हमारे पास बराबर हो चुका था। लेकिन हाइड्रोजन के अंदर पहले से ही 2 एटम हैं, तो 4 टू जा इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे इसका टोटल नंबर निकालने के लिए। तो 4 टू जा 8 हो जाएगा हमारे पास, मतलब हाइड्रोजन के जो लेफ्ट हैंड साइड में वो 8 एटम है। तो हमें राइट हैंड साइड में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के सिर्फ 2 एटम देखने को मिलते हैं। तो हम हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन को हमने कैसे बैलेंस किया। जैसे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया था कि ब्रैकेट के बाहर हमने 4 लगा दिया, 4 मल्टीप्लाई में तो ऑक्सीजन के 4 एटम हो चुके थे, तो वैसे ही हमने हाइड्रोजन में किया। 4 टू जो यहाँ पे 8 हुआ फिर हाइड्रोजन के एटम, वैसे ही हमने 4 ही ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे लगा दिया। तो 4 लगाते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम थे ही, तो ये 8 एटम वापस से हो चुके हैं। तो अब हमने ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर दिया है और H2 को भी बैलेंस कर दिया है। तो हमारे पास बचा है Fe आयरन। आयरन का हमारे पास में इस साइड में तो 3 एटम है और इस साइड में सिर्फ एक ही है। तो अब हम आके देखते हैं कि किस टाइप से हम इसको बैलेंस करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं जो स्टेप 5 में हमें किसका Fe का जो रिएक्शन, Fe की जो था एलिमेंट, इसको हम बैलेंस करने के लिए जो रिएक्टेंट साइड थी, रिएक्टेंट साइड में हमने यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर इधर 3 लगा दिया है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 3 लगाया तो ये Fe मतलब आयरन के थे जो हमारे पास 3 एटम हो चुके हैं, और जो प्रोडक्ट साइड में भी हमारे पास में Fe के 3 ही एटम थे। तो हमारे पास में पूरी रिएक्शन थी जो ये बैलेंस इक्वेशन बन चुकी है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये बैलेंस इक्वेशन हो चुकी है। तो जैसा देख सकते हैं आप, हम इसको चेक भी कर लेते हैं। तो 3Fe मतलब आयरन के जो 3 एटम थे वो हमारे पास में यहाँ पे है, और 4H2O, तो 4H2O तो 4H2 ये रहा हमारे पास में, और जो
4 को ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ऑक्सीजन के 4 एटम हमारे पास में यहाँ पे आ जाएंगे। तो और हमारे पास ये सारे जो इक्वेशन थी ये बैलेंस हो चुकी है। अब आगे हमारे पास में कहा गया है द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड, जो कि आप 1.9 में देख सकते हैं। तो 1.9 कहाँ पे है, उसको हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स उसको आप देख लेना वो। तो हमारे पास में ये जो रिएक्शन थी ये पूरी बैलेंस हो चुकी है। तो आगे जैसे हमारे पास यहाँ कहा गया है कि दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस, जो ये हमारे पास रिएक्शन है ये अब जाके बैलेंस हो चुकी है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। जो हमने ये जिस प्रोसेस से इसको बैलेंस करके यहाँ तक हम पहुँचे हैं, इसको पूरा बैलेंस जो हमने किया है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। जिस मेथड का नाम है वो है हीट एंड ट्रायल मेथड। एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस टू द इक्वेशन, जो हम इसमें क्या करते हैं, हम जो भी हमारे पास में इक्वेशन दी हुई होती है, जो हमारे पास में केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला जो भी हमारे पास दिया गया होता है, उसमें हम ट्रायल करते रहते हैं कि हम इधर किया लगाएंगे जो हमारे पास में इस साइड का सेम हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहा गया है। आगे कहा गया है यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो इसमें हम स्मॉलेस्ट होल नंबर को भी जैसे यहाँ पे हमने किया 3Fe और 4H2O। तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड भी हमारे पास हो चुका है इस पूरे इक्वेशन का। तो ये आपको समझ आ चुकी होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं अब। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास में स्टेप 7 भी यहाँ पे दी गई है। तो स्टेप 7 में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं वैसे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, राइट सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। जो भी हमारे पास फिजिकल स्टेट है उसके हमें सिंबल लिखने होंगे, जिससे हम उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन का कर सकें। जैसे आगे हमारे पास यहाँ कहा गया है टू मेक ए केमिकल इक्वेशन और मोर, इसको अगर हम और सही बनाना चाहें बना सकते हैं ऐसे। और जैसे यहाँ पे हमें कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी दी गई हैं, जैसे गैसियस भी कोई चीज़ उसके लिए हम जी का यूज़ करेंगे, तो ये जी का हम यूज़ करेंगे। और कोई भी लिक्विड होगी उसके लिए हम एल का यूज़ करेंगे। और जैसे हमारे पास कोई भी सॉलिड होगी उसके लिए हम एस का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक्वस रह गया था, इस एक्वस का अगर हमारे पास यूज़ होगा तो हम AQ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पास में कुछ दिए गए थे, तो इस टाइप का हम यहाँ पे इसका यूज़ करने वाले थे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं द बैलेंस EQ का मतलब है इक्वेशन। तो द बैलेंस इक्वेशन 1.9 बिकम, जैसे यहाँ पे था 3Fe ब्रैकेट में S प्लस 4H2OG। तो यहाँ पे है Fe3, तो Fe3 भी Fe के 3 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है, और आगे हमारे पास में प्लस 4H2G। तो ये हमारे पास में कुछ दिया गया था। तो हमारे पास यहाँ पे एक नोट दिया गया है, नोट दैट द सिंबल ऑफ जी। तो जी का जो सिंबल है, जी हमारे पास में गैस का सिंबल है जो कि आपने यहाँ पे देखा था। तो इसमें कहा गया है नोट दैट द सिंबल ऑफ जी इज़ यूज विद H2O। जो H2O गैस है हमारे पास में, उसके साथ भी हम जी का यूज़ करेंगे। और कहा गया है टू इंडिकेट दैट दिस रिएक्शन वाटर इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो जिसमें H2O है, जो ये वाटर का एक फॉर्मूला है। तो H2O जो हमारे पास पानी जो स्टीम मतलब उसका ज़्यादा टेम्परेचर अगर हम हीट कर देंगे तो जो हमारे पास वो भाप निकलने लग जाती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जी का यूज़ करेंगे। तो आगे हमें क्या कहा गया है इसमें, यूजुअली फिजिकल स्टेट एंड नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशन, तो अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। आपने यहाँ पे इतना तो समझ लिया होगा। चलिए हम आगे वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। और फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पे एक ये फार्मूला देख सकते हैं, ये जो फार्मूला है ये आपने पढ़ा होगा। ये हमारे पास में फोटोसिंथेसिस का जो फार्मूला है, जो पेड़ अपना खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसका फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें हमारे पास में दिया गया है 6CO2 और AQ। एक्वस का आप याद होगा कि जो एक्वस है उसका रिप्रेजेंटिंग जो सिंबल है वो है AQ। तो उसके लिए हमने AQ यहाँ पे किया है प्लस 6H2O। जो H2 है वो है वाटर। तो वाटर एक लिक्विड है, इसलिए यहाँ पे L का यूज़ किया गया है। तो आगे हमारे पास है सनलाइट से, क्योंकि सनलाइट से ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इसका जो हमारे पास में रिएक्टेंट बन जाएगा, जो हमारे पास में ग्लूकोज आ जाएगा यहाँ पर। तो ये ग्लूकोज है, तो इसका बनेगा C6H2, हाइड्रोजन के तो 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम AQ एक्वस के लिए, और प्लस 6O2 ये भी हमारे पास में एक्वस का हो जाएगा। तो आगे आप यहाँ देख सकते हैं यूजिंग दीज स्टेप्स कैन यू बैलेंस इक्वेशन गिव इट द टेक्स्ट इजीली। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, इनको भी आप सोल्व करके इनके आंसर भी कमेंट में हमें बता सकते हैं।
तो मैंने इससे पीछे का आपको सारा बता दिया है और उससे ही रिलेटेड ये सारा क्वेश्चन है, तो आप इनको भी यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो 1.2 आती है वो आती है हमारे पास में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है हमारे पास में यहाँ पे टाइप स्टार्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं। वी हैव लर्नड इन क्लास नाइन्थ में हमने पढ़ा था दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग एटम ऑफ वन एलिमेंट, जो वन एलिमेंट होता है डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, वो कभी भी दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होता। जो भी एक एलिमेंट है वो खुद की स्टेट में ही रहेगा। नोर डू, आगे कहा गया है हमें, नोर डू एटम्स डिस्पर्स फॉर द मैक्स disperse for the mixture of appear form easily accusely chemical reaction involve the breaking and making of bonds। जो केमिकल रिएक्शन है वो इन्वॉल्व होती है ब्रेकिंग एंड मेकिंग, जो तोड़ना और बनाना किसके, बॉन्ड्स के, बिटवीन एटम और प्रोडक्ट, जो एटम और प्रोडक्ट के बीच में न्यू सब्सटेंस बनाने के लिए। आगे हमें कहा गया है यू विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, आपने बॉन्ड्स के टाइप भी पढ़े ही होंगे। तो कहा गया है फॉर्मेट बिटवीन एटम, जो एटम के बीच में हमारे पास बनते हैं। इन चैप्टर थर्ड और फोर्थ में आपको और एक्सप्लेन तरीके से बता दी जाएंगे। तो ये हमारे पास हो चुका है। तो हमारे पास 1.2.1 यहाँ पे दिया गया है, इसमें हमारे पास आ चुकी है एक फर्स्ट टाइप केमिकल रिएक्शन का। तो ये जो रिएक्शन ये हमारे पास हो जाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टाइप यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पास में एक्टिविटी 1.4 भी दी गई है, इसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, हमें कैल्शियम ऑक्साइड का स्मॉल अमाउंट मतलब थोड़े कम मात्रा में हमें क्या लेनी है, कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। और क्वांटिटी लेम इन ए बीकर, उसको एक बीकर में डाल देना होगा। और फिर आगे हमें कहा गया है शो स्लोली ऐड वाटर टू दिस, और इसमें हमें धीरे धीरे कुछ वाटर है जो ऐड करना है, इसके अंदर हमें पानी मिलाना होगा। टच द बीकर एज शो इन फिगर 1.3, तो 1.3 जो फिगर है इसमें जैसे हमें शो कराया गया है कि ऐसे हमें हमारा यहाँ पे इसको टच करना है, इसको यहाँ पे फील करना है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, कि आप यहाँ पे महसूस करेंगे कि जो इसका टेम्परेचर था, जो हमने क्या किया यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को डालने पर, उसके अंदर पानी डालने पर जिसका जो टेम्परेचर था वो चेंज हो चुका है, तो इसको हम चूना भी कहते हैं। तो इस चूने को डालने पर जो हमारे पास ये इसका टेम्परेचर चेंज हो चुका है, तो ये हमारे पास कुछ हॉट टाइप में हो जाता है, वाटर गर्म हो जाता है पानी। तो ये होता है इसमें। तो और आगे हम पढ़ते हैं इस अगली रिएक्शन का। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ जब रिएक्ट करती है तो प्रोड्यूस करती है सिल्क लाइन को प्रोड्यूस करती है, जो उसका हमारे पास नेम हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है सिल्क लाइन। आगे हमें कहा गया है रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये हीट का लार्ज अमाउंट छोड़ेगी। तो हमारे पास में इसमें क्या हुआ है, हमने जो ये दो प्रोडक्ट को यहाँ पे ज्वाइन किया और इससे हमारे पास में एनर्जी रिलीज हुई है, हीट एनर्जी हमारे पास में यहाँ पे रिलीज हो चुकी है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं क्विक लाइन थी, तो क्विक लाइन को प्लस H2O मतलब हमने पानी को ऐड किया, तो हमारे पास में CaOH होल ट्वाइस और AQ, ये एक्वस का हमारा था, तो यहाँ पास बन चुका है। तो ये हमें क्या हुआ है, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई है। तो इसमें आगे कहा गया है इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर थे जो वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, उन दोनों ने कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका नाम था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास यहाँ पे बन चुका है। आगे कहा गया है सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्मेड फ्रॉम टू और मोर रिएक्शन इज नो एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही ये इसकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है, वापस हम इसको पढ़ते हैं। सच ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट ही फॉर्म्ड हो, जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट ही बने। आगे कहा गया है फॉर्म टू और मोर रिएक्शन, अगर हम दो या दो से ज़्यादा रिएक्शन करते हो हमारे पास में सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इज नो एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। तो ये हो गया हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास डू यू नो में कुछ दिया गया है, इसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इसमें हमें दिया गया है ए सॉल्यूशन ऑफ सिल्क लाइन प्रोडक्ट produced by a reaction 1.13 is used for white washing walls। तो जो हमारे पास में ये है क्या, सिल्क लाइन जो हमारे पास में यहाँ पे ये दी गई थी,
तो ये होता है जो हमारे पास, हम क्या करते हैं इससे वाइट वॉशिंग करते हैं, दीवारों को पेंट करने के काम आता है ये। तो इसमें आगे कहा गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो बहुत ही धीरे धीरे रिएक्ट करता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, इन एयर की प्रेजेंस में, मतलब हवा में, टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन दी वॉल। जब आपने देखा होगा कि जब हम वाइट वॉशिंग मतलब पेंट करते हैं दीवारों पे, तो उन दीवारों पे क्या होता है, एक पतली सी लेयर जम जाती है। तो जो लेयर होती है वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, वो लेयर होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर जम जाती है, फिर जिससे हमारी जो वॉल्स होता है उनका प्रोटेक्शन हो पाता है। आगे हमें कहा गया है कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 to 3 days। जो कैल्शियम कार्बोनेट है जो ये फॉर्म आफ्टर 2 से 3 दिन में बन जाता है, वाइट वॉशिंग एंड गिव स्लिंकिंग फिनिश टू वॉल। तो ये हमें चिकनापन जो दिखाई देता है वॉल्स पे, जो हमें शाइनिंग फील होती है, इसी के कारण होता है। तो इसमें ये हमें कहा गया है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास में वाइट वॉशिंग के काम आता है, उसका जो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले भी दिए गए हैं, Ca और OH ऑल ट्वाइस। तो ये एक्वस का है, प्लस में CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसने रिएक्ट किया था, तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड थी गैस। तो ये हमारे पास में जो बन के जो प्रोडक्ट बना था, ये बना था CaCO3S। एस से हमारे पास सॉलिड और प्लस H2O, ये हमारे पास में लिक्विड। तो ये था हमारे पास डू यू नो में, तो इसको भी आप समझ गए होंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने कहाँ तक कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक हमने टोटल कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर को, और आगे का जो प्रोसेस है, मतलब आगे का जो चैप्टर बचा हुआ है, उसको हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं और इसका पूरा आप समझ सकते हैं, और आगे का भी मैं दूसरी पार्ट लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।